Hello everyone. Today we are going to see our next topic in the chapter of gravitation. In our last class we have already covered Newton's laws of gravitation, relation between small g and capital G, variation in g, difference between mass and weight, pressure exerted by the liquid, and the last is buoyancy force. So we will start from the buoyancy force. Okay, so buoyancy force क्या होता है? It is the upward force exerted by liquid on the immersed object. किसी भी इमर्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लिक्विड फोर्स लगाती है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बुयांसी फोर्स बोल रहे हैं. ओके, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि बेसिकली इमर्ज है इस लिक्विड के अंदर. अब इसके ऊपर जितना भी अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगा जो कि लिक्विड एक्सर्ट कर रही है इसके ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? बुयांसी फोर्स बोलेंगे. और बुयांसी फोर्स किसके बराबर होता है? रो द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में Vd इनटू में G. यहाँ पे Vd बेसिकली क्या है? डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. ठीक है, आप एक बात बोल सकते हो, जितना वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का लिक्विड के अंदर है उतना वॉल्यूम लिक्विड का बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो Vd बेसिकली क्या है? जितना वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का इस लिक्विड के अंदर इमर्ज है वो बेसिकली हमारा क्या होगा? Vd होगा. ठीक, तो ये छोटा सा आइडिया है बेसिकली बुयांसी फोर्स के बारे में. हम लोग आगे मूव करते हैं. लॉ ऑफ फ्लोटेशन. देखो, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता है? ए बॉडी या ए ऑब्जेक्ट विल फ्लोट in a liquid if the weight of water displaced by the object is equal to weight ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बोल रहा है? अगर कोई भी बॉडी अपने वेट के बराबर वेट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगी तो वो बॉडी फ्लोट करेगी. ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड by the body or object. ओके, तो आप क्या देख रहे हो? अगर किसी भी बॉडी का वेट बराबर है किसके? द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी के, तो उस केस में वो बॉडी फ्लोट करती है. ठीक है, एक कंडीशन है. ठीक है, अब हम लोग ना यहाँ पे कुछ केस देख रहे हैं. फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस क्या है यहाँ पे? देखो, अगर मान लो किसी बॉडी का वेट ज़्यादा है किससे? मैक्सिमम बुयांसी फोर्स से. देखो, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम बुयांसी फोर्स कितना होता है. ठीक है, तो देखो मैक्सिमम बुयांसी फोर्स कितना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर. अगर मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है मान लो जो कि इस लिक्विड के अंदर कंप्लीटली मर्ज है इस तरीके से. ठीक, तो हम क्या बोलेंगे? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो वो किसके बराबर होगा? Fb इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इनटू में डिस्प्लेस वॉल्यूम. यहाँ पे जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है वो किसके बराबर है? द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, क्योंकि पूरा का पूरा वॉल्यूम यहाँ पे क्या है? इमर्ज हुआ पड़ा है. तो आप क्या बोलोगे? बॉडी अपने वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगी इनटू में G. तो ये बेसिकली क्या है? बुयांसी फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैक्सिमम बुयांसी फोर्स इतना ही लग सकता है अगर वो जब इसके अंदर लिक्विड के अंदर कंप्लीटली मर्ज होगा. ठीक, तो आप क्या देख रहे हो? अगर किसी बॉडी का वेट ज़्यादा है किससे? मैक्सिमम बुयांसी फोर्स से, तो जो आपकी बॉडी है वो सिंक कर जाएगी.
तो एक कंडीशन है, अगर वेट ज़्यादा है मैक्सिमम ब्योंसी फोर्स से तो बॉडी सिंक कर जाएगी। सेकंड क्या है, अगर मान लो वेट जस्ट बराबर है किसके, मैक्सिमम ब्योंसी फोर्स के, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो कंप्लीटली इमर्ज होगी। ओके, मतलब वो कंप्लीटली इमर्ज होगी लिक्विड के अंदर। थर्ड क्या है, अभी मैं आपको बता दूंगा एक एक केस से। अगर मान लो किसी बॉडी का वेट लेसर है किससे, मैक्सिमम ब्योंसी फोर्स से, तो वो बॉडी बेसिकली क्या करेगी, पार्शियली इमर्ज होगी। ठीक, अब इसको हम लोग एक बार सारे केस देख लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कोई बॉल है, वो बेसिकली सिंक कर गई। ठीक, तो सिंक जब करेगी जब वेट ज़्यादा होगा किससे, मैक्सिमम ब्योंसी फोर्स से। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई कि मतलब ब्योंसी फोर्स वेट को बैलेंस ही नहीं कर पाया, तो बॉडी नीचे मूव कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। अब देखते हैं कि आपका वेट जस्ट बराबर है किसके, मैक्सिमम ब्योंसी फोर्स के। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कंप्लीटली सबमर्ज है लिक्विड के अंदर। ओके, और वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। अगर ये इक्विलिब्रियम के अंदर है तो हम क्या बोलेंगे कि इसके ऊपर जो लग रहा है एफ बी, वो जस्ट किसके बराबर है, वेट के बराबर है, जिससे ना तो ये बॉल ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, और ना ये बॉल नीचे मूव कर रही है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपका वेट मैक्सिमम ब्योंसी फोर्स के बराबर होगा तो बॉडी मेरी क्या होगी, कंप्लीटली इमर्ज होगी लिक्विड के अंदर या सबमर्ज होगी। अब देखते हैं हम लोग, अगर मान लो वेट किसी का लेसर है किससे, मैक्सिमम ब्योंसी फोर्स से, तो उस केस में बॉडी क्या करेगी, पार्शियली इमर्ज होगी। देखो इस तरीके से, तो यहां पे बेसिकली क्या है, वेट नीचे लग रहा होगा और मैक्सिमम जो ब्योंसी फोर्स ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी, हमारी पार्शियली सबमर्ज की। ठीक है, तो आपको ये तीनों केस याद रखने हैं। अब कई बार ना इनको ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर मैं लिख दूं इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी इज मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो आपकी बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। ओके, अगर मान लो आपका जो डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, तो उस केस में भी आपकी जो बॉडी है क्या करेगी, कंप्लीटली इमर्ज होगी। अगर आपका डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा, तो उस केस में जो आपकी बॉडी है वो पार्शियली इमर्ज होगी। ओके, तो आपको ये छोटी सी बात याद रखनी है लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आप समझ जाओगे कि आपको कैसे इसको अप्लाई करना है न्यूमेरिकल के लिए। मान लो कि मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका मुझे मास गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। मास मान लो कितना है उसका, 300 ग्राम, और वॉल्यूम मान लो कितना है, 750 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसको मैंने रिलीज कर दिया लिक्विड के अंदर, तो आपको कमेंट करना है कि बॉडी फ्लोट करेगी कि नहीं करेगी। पहले तो ये बताओ, अगर फ्लोट करेगी तो वो पार्शियली इमर्ज होगी या कंप्लीटली इमर्ज होगी। ठीक, तो इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो आप लोगों ने पढ़ा है कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है यहाँ पे, सॉरी मास कितना है यहाँ पे, 300 ग्राम, और वॉल्यूम कितना है, 750 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ये आएगा, 6/15 मतलब 2/5 लिख सकते हैं ना ऐसे। ठीक, तो ये बेसिकली जो डेंसिटी आई वो किस में आई है मेरे पास, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हमें बोला गया ये बेसिकली क्या है, मेरा वाटर, और वाटर की डेंसिटी क्या होती है, सीजीएस सिस्टम के अंदर डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी या सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी बोल सकते हैं उसका। ठीक, अगर हम लोगों ने भी देखा था
इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो क्या कंडीशन होती है आपकी? पार्शियली इमर्स की या सबमर्स की। ओके, तो आप इजीली बोल सकते हो कि ये जो बॉडी है वो पार्शियली सबमर्ज होगी लिक्विड के अंदर। ओके, मतलब कुछ पोर्शन इसका लिक्विड के अंदर होगा और कुछ पोर्शन बाहर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी आ रहा है वो कितना है? 0.4 इज लेसर देन 1, दैट्स व्हाई द बॉडी इन पार्शियली सबमर्ज कंडीशन। तो इस तरीके के आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? इट स्टेट दैट if a body partially submerged or completely submerged in a liquid, then it will experience a buoyancy force which is equal to the weight of the liquid displaced by the body। ओके, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि किसी भी बॉडी पे जो ब्योंसी फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ओके, वैसे ना एक्चुअली हम ये पहले देख भी चुके हैं और इसको अप्लाई भी कर चुके हैं जगह। ठीक है, ओके, तो इसका मैं बस समझ लेते हैं कि हम लोगों ने जैसे पहले पढ़ा था कि ब्योंसी फोर्स क्या होता था? रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में वीडी इनटू में जी, ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला था। अब ये जो आप देख रहे हो बेसिकली है क्या? द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। इसके ऊपर हम लोग वेरीफाई करते हैं कि ये इसके बराबर है नहीं। ओके, तो देखो आपको एक बात पता है, देखो वेट क्या होता है? मास इनटू में जी, ये तो होता है वेट। मास किसका? डिस्प्लेस वाटर का इनटू में जी। अब मास को आप क्या लिखते हो? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में डिस्प्लेस वॉल्यूम, ये तो लिखेंगे हम लोग, इनटू में जी। ओके, और ये बेसिकली हमारा क्या होता था? ब्योंसी फोर्स। तो आप बोल सकते हो जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो यहाँ बोल रहा है हम उसको ऑलरेडी पहले पढ़ भी चुके हैं और उसको आप कई जगह अप्लाई भी कर चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी पे जो ब्योंसी फोर्स लगता है वो बेसिकली द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी के बराबर होता है। ठीक, तो आपको ये छोटा सा स्टेटमेंट याद भी रखना है और ये आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? देखो रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में। इसको हम लोग ना एक नाम और देते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। कई बार अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर लिखा हो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो आपको समझ लेना है कि वो रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहा है। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी एक रेशियो है किसका? डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है जो डेंसिटी ऑफ वाटर है
एट 4 डिग्री सेल्सियस वो कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सेकंड क्या था, ये देखो ये तो हमने लिखा है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, अगर मुझे इसको लिखना हो ग्राम पर सीसी में तो क्या लिखूंगा मैं, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्राम पर सीसी क्या होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसको मैंने कैसे लिखा है मैं बता देता हूं मैं आपको। देखो ये क्या है 1000 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, अब डिवाइड में मेरे पास क्या है मीटर क्यूब, और 1 मीटर में हमारे पास होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है 10 की पावर 6, और यहाँ पे बेसिकली क्या है 10 की पावर 6, तो यहाँ से मेरे पास क्या आने वाला है 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ये दोनों ही वैल्यू याद रखनी है वाटर की, ठीक है। तो एक छोटी सी बात और याद रखनी है, आप एक बात और देख रहे हो यहाँ पे कि जो डेंसिटी है डिवाइड बाय डेंसिटी, तो जो हमारी रिलेटिव डेंसिटी है वो कैसी क्वांटिटी होगी, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। तो याद रखना है रिलेटिव डेंसिटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, जैसे कोई भी यूनिट नहीं होती, मतलब एक कोफिशिएंट होता है आपके पास, खाली एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल देख रहे हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक ऑयल है, उसका जो रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 0.6। अगेन मैंने बोला था एक कोफिशिएंट है खाली। आपसे पूछा गया है फाइंड द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, आपसे ये पूछा गया है। तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे इसको, देखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखो डेंसिटी ऑफ ऑयल हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू में डेंसिटी ऑफ वाटर। अब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल हमें गिवन है 0.6, और वाटर की डेंसिटी हमें पता है कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 600 किलोग्राम मीटर क्यूब। ओके, अब ना इसको मैं ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकता हूँ। तो वहाँ पे हमें पता है जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ ऑयल होगा विच इज इक्वल टू 0.6 इंटू में 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों ही आंसर करेक्ट है। आपको देखना है कि आपको ऑप्शन में क्या गिवन है। अगर दिया है 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो ओके, नहीं तो आपको ये वाला आंसर भी देखना है वहाँ पे। अगर आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो आपको देखना है इसको भी, ठीक है। तो एक छोटा सा आइडिया था रिलेटिव डेंसिटी का। ओके।